बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन में बॉडी फ्लूइड्स का मतलब है हमारे शरीर में मौजूद लिक्विड्स। और हमारे शरीर में लिक्विड क्या है? लिक्विड तीन तरह के हैं, फ्लूइड्स तीन तरह के। पहले वो जो सेल के अंदर पाए जाते हैं। सेल के अंदर भी लिक्विड होता है, हाँ, उसको बोलते हैं साइटोप्लाज्म। क्या बोलते हैं? तो जो लिक्विड ये सेलों के अंदर होता है, मैं कलर कर रहा हूं, देखो ये मैंने ब्लू कलर कर दिया, ये है इंट्रासेल्युलर फ्लूइड, क्योंकि ये सेल के अंदर पाया जाता है। इंट्रा का मतलब क्या होता है? अंदर, विद इन। इंट्रा मीन्स इनसाइड। सो इनसाइड द सेल क्या होता है? दूसरा होता है एक्स्ट्रा सेल्युलर फ्लूइड, जो सेल के बाहर होता है। इधर देखो, इन सेलों के बीच में, इधर, इनके बीच में और इसके बीच में, ये जो सराउंडिंग में होगा उसको बोलेंगे एक्स्ट्रा सेल्युलर फ्लूइड। क्या बोलेंगे? क्योंकि एक्स्ट्रा का मतलब बाहर होता है। या फिर बोल सकते हैं इंटर सेल्युलर फ्लूइड। इंटर का मतलब बिटवीन होता है। जैसे आपके स्कूल की वॉलीबॉल टीम का दूसरे किसी स्टेट के स्कूल की वॉलीबॉल टीम के साथ मैच है, तो क्या बोलेंगे? इंटर स्टेट। तो इंटर मतलब बीच में होता है। तो ऐसी सेलों के बीच में जो फ्लूइड होगा उसको इंटर सेलुलर फ्लूइड या फिर एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड बोलते हैं। ये दो होते हैं, एक है ब्लड और दूसरा लिम्फ। ये दोनों है एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड, या फिर हम इनको बोल सकते हैं इंटर सेलुलर फ्लूइड। तीसरा होता है ट्रांस सेलुलर फ्लूइड। ये बॉडी के खास ऑर्गन में, स्पेशलाइज्ड ऑर्गन में पाया जाता है। जैसे ब्रेन के आसपास और स्पाइनल कॉर्ड के आसपास एक लिक्विड होता है, सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड, सीएसएफ, शॉक एब्जॉर्प्शन का काम करता है। तो ये आपको सिर्फ ब्रेन के आसपास मिलेगा, स्पाइनल कॉर्ड के आसपास मिलेगा, और कहीं नहीं मिलेगा। ऐसे आपके कंधे में, आपके एल्बो में, आपके नी, घुटने में, ये जितने भी आपके फ्रीली मूवेबल जॉइंट्स होते हैं, इनमें एक फ्लूइड होता है, साइनोवियल फ्लूइड। कौन सा फ्लूइड? तो ये भी आपको जॉइंट्स के अलावा कहीं और नहीं मिलेगा। उसी तरह आपकी आंखों के बारे में आपने पढ़ा हुआ है, 10th में ह्यूमन आई में पढ़ा है आपने, एक्वस ह्यूमर, विट्रस ह्यूमर। तो वो फ्लूइड आंखों में ही मिलेगा और कहीं नहीं मिलेगा। उसको बोलेंगे इंट्रा ऑक्यूलर फ्लूइड। इंट्रा मतलब इनसाइड, आंखों के अंदर है वो फ्लूइड। क्या बोलेंगे? तो ऐसा कोई भी फ्लूइड जो एक स्पेशलाइज्ड ऑर्गन के अलावा कहीं और ना मिले, उसको क्या बोलेंगे? ट्रांस सेल्युलर फ्लूइड। तो बॉडी में फ्लूइड्स कितने तरह के होते हैं? तीन तरह के। पहले इंट्रासेल्युलर फ्लूइड, दूसरे एक्स्ट्रा सेल्युलर फ्लूइड और तीसरे ट्रांस सेल्युलर फ्लूइड। आ रहा है समझ में? तीन तरह के फ्लूइड्स हो गए। इसमें सबसे पहले हम ब्लड के बारे में पढ़ेंगे। ब्लड जो कि एक मोबाइल कनेक्टिव टिश्यू है। मोबाइल का मतलब क्या है? यस, इट्स ऑलवेज मूविंग, चलता फिरता रहता है ना, खून जो है बहता रहता है, रुका नहीं रहता है। ब्लड इज ऑलवेज मूविंग, और ये मूव करता है बिकॉज ऑफ हार्ट। हार्ट बीट करता है, दिल धड़कता है, तो ही ब्लड पंप होता है। तो ब्लड को आगे पंप करने के लिए, भेजने के लिए हमारे पास एक मस्कुलर ऑर्गन है, ह्यूमन हार्ट। और ये खून अपने साथ सारी जरूरत की चीजें लेकर जाता है। क्या क्या लेके जाता है? डिजॉल्व्ड गैसेस, हार्मोन्स, न्यूट्रिएंट्स, वेस्ट प्रोडक्ट्स, और सबसे इंपॉर्टेंट आजकल सर्दियों में जो जरूरी भी है, ट्रांसफर ऑफ हीट। हीट को लेकर ये जाता है। बॉडी के जिस पार्ट में ब्लड का फ्लो कम रहता है उधर ठंड जल्दी, मतलब वो पार्ट जल्दी ठंडा हो जाता है। जैसे नोज के टिप है ना, कान के पिन्ना, ये जल्दी ठंडे पड़ते हैं क्योंकि यहाँ पर ब्लड फ्लो कम है। तो जिधर ब्लड फ्लो रहेगा वो एरिया कैसा रहेगा? वार्म रहेगा। वो एरिया वार्म रहेगा, ठीक है। तो वार्म ज्यादा रहता है अगर ब्लड फ्लो अच्छा खासा है। तो देखिए ब्लड अपने साथ क्या क्या लेके चलता है, बोलिए मेरे साथ। पहली चीज O2 एंड CO2। याद है आपको? परसेंटेज याद है? पढ़ा था आपने ऑक्सीजन का ज्यादातर ट्रांसपोर्ट 97% कैसे होता है? विद हीमोग्लोबिन। 3% डिजॉल्व इन। CO2 का कितना परसेंट डिजॉल्व इन प्लाज्मा था? 7%। अच्छा, न्यूट्रिएंट्स की बात करें तो जो भी आप खाते हो, प्रोटीन, फैट, कार्बोहाइड्रेट, वो सब डाइजेस्ट होकर टूट कर छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स में बदल जाते हैं। जैसे प्रोटीन टूट जाते हैं अमीनो एसिड्स में, पॉलीसेकेराइड टूट जाते हैं मोनोसेकेराइड में, यानी कि ग्लूकोज में, और फैट्स और लिपिड टूट जाते हैं फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में। तो बड़ी चीजें टूटकर छोटी चीजें बनती हैं, वो छोटी चीजें आपके ब्लड में आती है। उन छोटी चीजों को हम क्या बोलेंगे? न्यूट्रिएंट्स। और हार्मोन्स ऑब्वियसली हमारी बॉडी के और हर बॉडी पार्ट को कनेक्ट करते हैं हमारे एंडोक्राइन ग्लैंड्स, जो कि हार्मोन बनाते हैं। जैसे पैनक्रियाज इंसुलिन बनाता है, थायराइड ग्लैंड से थायराइड हार्मोन निकलता है, ब्रेन में हाइपोथैलेमस से बहुत सारे हार्मोन्स निकलते हैं, टेस्टिस और ओवरी में सेक्स हार्मोन बनते हैं। वो हार्मोन्स ब्लड के थ्रू पूरी बॉडी में फैलते हैं। कौन लेके जाता है उसको? ब्लड। और एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट जैसे कि यूरिया, भाई हम खाना खाते हैं तो वेस्ट भी तो बनेगा,
तो हमारा लिवर टॉक्सिक चीजें जैसे कि अमोनिया को कन्वर्ट कर देता है किसमें, यूरिया में। तो यूरिया कैसा प्रोडक्ट है, वेस्ट प्रोडक्ट है। तो वेस्ट प्रोडक्ट भी कौन कैरी करता है, कहाँ लेके फेंक देता है, किडनी। याद रखना, किडनी वो जगह है जो ब्लड में से यूरिया अलग करके यूरिन पेशाब बना देती है। ब्लड को फिल्टर करता है किडनी। और कंडक्ट्स हीट, ब्लड क्या कंडक्ट करता है, हीट कंडक्ट करता है। ब्लड को हम लोग क्या बोलते हैं, मोबाइल कनेक्टिव टिश्यू। मोबाइल इसलिए बोला बिकॉज इट्स मूविंग है ना, ये फ्लो होता रहता है। और मोबाइल के साथ साथ कनेक्टिव इसलिए बोला क्योंकि पूरी बॉडी को कनेक्ट करता है। आपके सर में दर्द है, आप गोली खाते, गोली पेट में जाती है, लेकिन सर दर्द दूर हो जाता है। इसका मतलब आपके पेट से जो भी एब्जॉर्ब हुआ वो पूरी बॉडी में गया बिकॉज ऑफ ब्लड। तो ब्लड कनेक्ट करता है। आपके पैर में चोट है, लेकिन दवाई आप ओरली खाते हो, असर भी हो जाता है, वो ठीक भी हो जाता है। तो मुंह की खाई हुई दवाई को पैर के घाव तक किसने पहुंचाया, ब्लड ने पहुंचाया। सो ब्लड कनेक्ट्स द बॉडी, इसीलिए हम इसको क्या बोल रहे हैं बेटा, कनेक्टिव टिश्यू। ब्लड को और क्या बोलते हैं, रिवर ऑफ लाइफ। रिवर क्यों बोला, बिकॉज ये बहता है, ब्लड फ्लो करता है जस्ट लाइक रिवर, लेकिन इसके बहने से हम जिंदा रहते हैं। ठीक है, तो इसको क्या बोलेंगे, रिवर ऑफ। ब्लड के लिए एब्रीविएशन यूज करेंगे हेम, जैसे हम लोग यूज करते हैं ना अलग अलग ऑर्गन्स के लिए। जैसे हार्ट के लिए बोलते हैं कार्डियक, लिवर के लिए हेपाटो, पेट के लिए गैस्ट्रो। तो उसी तरह जब भी ब्लड की बात होगी, ब्लड से रिलेटेड कोई भी शब्द होगा, उसमें हम वर्ड यूज करेंगे हेम, HAEM, हेम। जैसे नस का फटना और खून निकलना, नस फट गई किसी की और खून बह रहा है तो बोलते हैं हेमरेज। ब्लीडिंग बोल सकते हैं बट प्रॉपर शब्द क्या है, हेमरेज। किसी की किडनी काम नहीं कर रही, आर्टिफिशियली खून छनवाया बाहर से, हीमोडायलिसिस। क्या बोलते हैं, खून बन रहा है हड्डियों के अंदर तो बोले हीमोपोइसिस। खून का पिगमेंट हीमोग्लोबिन। समझ में आ रहा है कुछ आपको, हर वो शब्द जो खून से जुड़ा है। एक्चुअली हेमाटोयूरिया तब बोलते हैं जब पेशाब में खून आ जाए, जिसकी वजह से पेशाब हल्का नारंगी हो जाता है, उसको बोलते हैं हेमाटोयूरिया। मतलब हेम शब्द हमेशा कहाँ यूज होगा, ब्लड के लिए। तो जो हमारा ब्लड है ना वो दो हिस्सों में बटा है, सॉलिड और लिक्विड। सॉलिड पार्ट को बोलते हैं फॉर्मिड एलिमेंट्स। सॉलिड पार्ट को क्या बोलते हैं, फॉर्मिड एलिमेंट्स। फॉर्मिड एलिमेंट्स में क्या क्या आते हैं, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स। ये सब चीजें किसमें आती है, सॉलिड में। और लिक्विड में कौन आता है, प्लाज्मा, जो कि कितना परसेंट है, 55%। तो हमारे ब्लड का सॉलिड पार्ट 45% है, लिक्विड पार्ट 55% है। एक एक करके हम सबको पढ़ेंगे। देखिए, प्लाज्मा, प्लाज्मा को एनसीईआरटी ने बोला है स्ट्रॉ कलर्ड। स्ट्रॉ मतलब होता है घास का तिनका। कैसे कलर का होता है, स्ट्रॉ कलर्ड होता है प्लाज्मा। तो प्लाज्मा एक यूनिवर्सल चीज है। यूनिवर्सल मतलब कि आप इसको किसी को भी दे सकते हो, किसी से भी ले सकते हो। इसके लिए कोई मैचिंग करने की जरूरत नहीं है। जैसे हम ब्लड ग्रुप मैचिंग करते हैं ना खून देने के लिए, प्लाज्मा हम नहीं करते। और कोरोना के टाइम पे आप न्यूज वगैरह देख रहे थे तो आपने सुना भी होगा कि जिन लोगों को जिनकी रिकवरी हो गई थी, कोरोना से ठीक हो गए थे जो लोग, उन्होंने अपना प्लाज्मा डोनेट किया था उन लोगों को जो वेंटिलेटर पे थे, जिनकी हालत खराब थी। क्योंकि जो लोग ठीक हो गए थे उनके प्लाज्मा में एंटीबॉडीज थी, किसके अगेंस्ट, कोरोना वायरस। तो प्लाज्मा एक ऐसी चीज है जिसे आप बिना जांच परख करे दे सकते हो किसी को भी। इट्स यूनिवर्सल। क्यों दे सकते हैं, एक्चुअली इसके अंदर ना सेल्स नहीं होती, जैसे आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट, कुछ नहीं होता। तो होता क्या फिर, इसमें 92% तो पानी होता है। तो प्लाज्मा कुछ और नहीं बल्कि पानी है। जैसे बॉटल में पानी होता है ना, एग्जैक्टली ऐसा ऐसा है प्लाज्मा, बिल्कुल पानी जैसा। इसमें और पानी में ज्यादा फर्क नहीं है, बस कुछ चीजें इसमें एडिशनल है। तो प्लाज्मा 90 से 92% क्या है। अब ध्यान रखना इस बात का कि जो भी दवाई पानी में सॉल्युबल होगी, जो भी दवाई हम खाते हैं और वो पानी में तुरंत घुलती है, उसका असर भी तुरंत होगा। जैसे डिस्प्रिन, क्रोसिन, सेराडॉन, ये सारी दवाइयां तुरंत असर करती है। रीजन, ये पानी में सॉल्युबल है। क्योंकि जो भी दवाई पानी में सॉल्युबल होगी, समझ लो वो आपके प्लाज्मा में सॉल्युबल होगी। क्योंकि प्लाज्मा 90 से 92% क्या है, पानी है। और जो आपके प्लाज्मा में घुल गया, समझो उसने सफर तय कर लिया, पूरी बॉडी में घूम जाएगा वो 4 मिनट के अंदर। 4 मिनट क्यों बोला मैंने, क्योंकि हमारा हार्ट 4 मिनट के अंदर पूरी बॉडी के ब्लड को घुमा देता है। बॉडी में ब्लड 5 लीटर्स के आसपास है, ठीक है। तो हमारा हार्ट को ये लगभग 4 से 5 मिनट का समय लगता है पूरी बॉडी के ब्लड को घुमाने। तो आप कोई भी दवाई वाटर सॉल्युबल ड्रग अगर लेते हैं तो उसका मिनिमम जो टाइम है असर करने का वो 5 मिनट है। 5 मिनट के अंदर अंदर वो असर कर देगी, समझ लो। तो डिस्प्रिन जैसी दवाइयां तुरंत पानी में घुलती है, तो इसका मतलब वो आपके प्लाज्मा में भी तुरंत आएंगी।
इफेक्ट्स भी तुरंत होंगे। और जब भी कभी पेशेंट की हालत बहुत खराब हो तो डॉक्टर ऐसे में सारी दवाइयां आईवी देते हैं। आईवी बोले तो इंट्रावीनसली होता है ना, हाथ पे कैन्यूला लगा देते हैं, फिर वहीं से सब डालता है, ग्लूकोज देते हैं। क्योंकि कई बार इतनी हालत खराब होती है कि ताकत ही नहीं होती कुछ खाने की, चबाने की, शरीर बिल्कुल ही ताकत नहीं होती, अपना शरीर तक नहीं उठता। ऐसे पेशेंट्स को उठा के लाते हैं, वो खिला तो नहीं सकते कुछ। ऐसी हालत में अगर कोशिश की तो उनका विंड पाइप चोक हो सकता है, तो उनको ब्लड के थ्रू न्यूट्रिएंट्स देते हैं, ग्लूकोज देते हैं उनको, जो भी दवाई का तुरंत असर। जैसे मान लो किसी को पेन किलर देना है, किसी का पैर कट गया मशीन में आके, तो उसको गोली थोड़ी देंगे पेन किलर की, खा ले भी 10 मिनट में असर हो, तब तक कितना उसको नुकसान हो जाएगा, शायद वो दर्द झेल भी ना पाए। तो ऐसे में पावरफुल पेन किलर्स डायरेक्टली ब्लड में दिए जाते हैं, क्योंकि ब्लड लगातार फ्लो होता रहता है और ब्लड में आई हुई चीज इमीडिएटली डिस्ट्रीब्यूट होती है। आ रहा है समझ में? तो प्लाज्मा हमारे ब्लड का लिक्विड पार्ट है। प्लाज्मा में 90 से 92% तो सिर्फ पानी है, और इसमें यूरिक एसिड और यूरिया, ये दो वेस्ट प्रोडक्ट्स भी होते हैं। क्या क्या होता है? यूरिया और यूरिक एसिड, ये दोनों वेस्ट प्रोडक्ट है। प्रोटीन होते हैं 6 से 8%, आयंस होते हैं, आयंस जैसे क्लोराइड आयंस, सोडियम आयन, पोटेशियम आयन, और डिजॉल्व्ड गैसेस भी होती है। डिजॉल्व्ड गैसेस आप जानते हो कौन कौन सी? CO2 और O2। अच्छा, इन दोनों गैसेस में से किसकी सॉल्युबिलिटी प्लाज्मा में अधिक है, ज्यादा है? CO2 की है। याद आया कुछ? 7% of CO2 is dissolved in plasma and 3% of O2 is dissolved in plasma. CO2 ज्यादा सॉल्युबल क्यों है O2 के मुकाबले? क्योंकि CO2 का वजन ज्यादा है, हैवी गैस है वो। याद रखना, जो गैस जितनी हैवी होगी उसका लिक्विड में सॉल्युबिलिटी उतना ज्यादा होगा। ऐसा किसने बोला था? मैंने बोला था पिछले चैप्टर में। ऐसा हेनरी नाम के एक साइंटिस्ट ने बोला था, इसे हेनरीज लॉ कहते हैं। केमिस्ट्री में नहीं पढ़ा आपने हेनरीज लॉ? इसके अकॉर्डिंग जो गैस जितना हैवी रहेगा उसका लिक्विड में सॉल्युबिलिटी उतना ज्यादा होगा। तो CO2 ज्यादा हैवी है, इसीलिए उसकी सॉल्युबिलिटी भी ज्यादा है। आपने देखा भी होगा ना, या नहीं देखा? ड्राई आइस देखा? ड्राई आइस, ड्राई आइस नहीं देखा? ड्राई आइस को देखना, उसका सब्लिमेशन होता रहता है, उसमें से फ्यूम्स निकलती है, वेपर्स निकलती है CO2 की। तो वेपर ऊपर नहीं जाती, नीचे आती है, क्योंकि CO2 हल्की नहीं भारी गैस है। और एग्जांपल के लिए, आप बलून फुलाते हो, क्या भरते हो उसमें? CO2 भरते हो ना, यानी एक्सेल्ड एयर भरते हो। ज्यादातर उसमें होगा, थोड़ा बहुत ऑक्सीजन होगा उसमें, लेकिन ज्यादातर क्या होता है? CO2। और वो गुब्बारा ऊपर जाता है कि नीचे गिर जाता है? इसका मतलब CO2 कैसी गैस है? हैवी गैस है। तो ये सारी चीजें किसमें घुली रहती है? प्लाज्मा में 3 तरह के प्रोटीन्स होते हैं, एल्ब्यूमिन्स, ग्लोबुलिन्स, फिब्रिनोजेंस। एल्ब्यूमिन, सबसे पहले एल्ब्यूमिन वो प्रोटीन है जो नमक और पानी का बैलेंस बना के रखता है। आपकी किडनी खून छानती है, लेकिन खून छानते वक्त सारा पानी छनकर पेशाब में ना बह जाए, इसके लिए कुछ पानी को रोकना पड़ता है कि रुक जा भाई, सारा नहीं जाना। तो पानी को रोकता कौन है शरीर से बाहर जाने से? एल्ब्यूमिन प्रोटीन। दे मेंटेन ऑस्मोटिक बैलेंस। कौन सा बैलेंस? जैसे हम लोग आम भाषा में क्या बोलते हैं? सॉल्ट वाटर बैलेंस। फिर आते हैं फिब्रिनोजेन, ये बहुत काम के, क्योंकि आए दिन हमें चोट लगती रहती है, कहीं कट लग गया, गहरा जख्म हो गया, तो खून बहता नहीं रहता, रुक जाता है बाय प्रोसेस कॉल्ड क्लॉटिंग, जिसे कोएगुलेशन भी बोलते हैं। क्लॉटिंग या कोएगुलेशन। जहां पे चोट लगी है वहां पे एक जेली जैसा सब्सटेंस तैयार हो जाता है, जो कि थोड़ी देर में सूखकर कड़क भी हो जाता है। उसको क्लॉट या कोएगुलम बोलते हैं हम लोग। क्या बोलते हैं? क्लॉट। और इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? क्लॉटिंग। क्लॉटिंग को हम लोग ब्लड का कोएगुलेशन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हाँ, क्लॉटिंग इज आल्सो नोन एज कोएगुलेशन ऑफ ब्लड। फिर आते हैं ग्लोबुलिन्स। ग्लोबुलिन्स जो है वो एंटीबॉडीज के नाम से जाने जाते हैं। आपने सुना होगा ना कि वैक्सीन लगवाई है मैंने कोरोना की, अब एंटीबॉडी बनेगी मेरे अंदर, है ना? तो एंटीबॉडीज क्या होते हैं? ऐसे प्रोटीन होते हैं जो कीटाणु के विरुद्ध बनते हैं। जो भी कीटाणु आपके शरीर में आया उसे मार भगाने के लिए हमारे अंदर जो प्रोटीन बनते हैं, दैट आर कॉल्ड एंटीबॉडीज, बिकॉज अगेंस्ट दैट, उसके विरुद्ध बने। एंटीबॉडीज का प्रॉपर नाम होता है इम्यूनोग्लोबुलिन्स। क्या होता है? सीधे बैठो। इम्यूनोग्लोबुलिन्स। एंटीबॉडीज का सही नाम क्या है? इम्यूनोग्लोबुलिन। इसे शॉर्ट में ऐसे लिख देते हैं IG, कैपिटल I स्मॉल g। इसको बोलते हैं इम्यूनोग्लोबुलिन्स। ये एंटीबॉडी का मॉलिक्यूल है, और एंटीबॉडी बड़ी स्पेसिफिक होती है। जैसे हर ताले की एक खास चाबी होती है, वैसे ही हर एंटीजन की एक खास एंटीबॉडी होती है।
जैसे कोरोना वायरस के खिलाफ बनी हुई एंटीबॉडी आपको एड्स से नहीं बचा सकती, उसी तरह हेपेटाइटिस के खिलाफ बनी हुई एंटीबॉडी आपको ट्यूबरकुलोसिस से नहीं बचा सकती, ट्यूबरकुलोसिस के खिलाफ बनी एंटीबॉडी आपको कॉलेरा से नहीं बचा सकती। जिसके खिलाफ एंटीबॉडी बनी है वो उसी के खिलाफ काम करेगी। बचपन में आप सबको पिलाया गया है पोलियो ड्रॉप्स, तो आप इम्यून है पोलियो वायरस के खिलाफ। असल में पोलियो वायरस आपकी बॉडी में आ गया तो आप एंटीबॉडी प्रोड्यूस करके उसे भगा दोगे, उसे हावी नहीं होने दोगे बॉडी पे, क्योंकि आपको आती है बनानी एंटीबॉडीज। और आपके ये इन्फॉर्मेशन आपके ब्रेन में नहीं है, ये इन्फॉर्मेशन आपकी व्हाइट ब्लड सेल्स के अंदर है। आ रहा है समझ में? तो व्हाइट ब्लड सेल जो एंटीबॉडीज बनाती हैं वो असल में कौन से प्रोटीन होते हैं? जोर से बोलो। ग्लोबुलिन्स। क्या होते हैं? और इनका पर्पस क्या होता है? फाइट अगेंस्ट पैथोजन। एंटीबॉडीज का प्रॉपर नाम क्या है? बिल्कुल। तो प्लाज्मा प्रोटीन कितने तरह के पढ़े हमने? 3 तरह के। कौन कौन से? एल्ब्यूमिन्स, फिब्रिनोजेंस और ग्लोबुलिन्स। ऑस्मोटिक बैलेंस कौन बनाता है? एल्ब्यूमिन्स। ब्लड क्लॉटिंग कौन करते हैं? फिब्रिनोजेंस। और लास्ट में पैथोजन से फाइट कौन करते हैं? ग्लोबुलिन्स। अब देखिए, ये है हमारी बोन, और बोन के अंदर होता है बोन मैरो। बोन मैरो कैसा टिश्यू है बच्चों? बोन मैरो ब्लड बनाने वाला टिश्यू है। अभी मैं आपसे बोल रहा था कि ब्लड से जुड़े हुए हर शब्द में हम लोग यही लिखेंगे, क्या? HAEM। ये हेम कब लगता है? जब हम ब्लड से जुड़ी बातें करते हैं। तो ब्लड बनाने वाले टिश्यू को बोलेंगे हीमोपोइटिक टिश्यू। क्या बोलेंगे? और ब्लड बनाने की प्रोसेस को व्हाट इज हीमोपोइसिस? फॉर्मेशन ऑफ, याद रहेगा, व्हाट इज हीमोपोइसिस? और ब्लड बनाने वाले टिश्यू को क्या बोलेंगे? ओके। तो हमारे जो बोन मैरो है, बोन मैरो, उससे 3 चीजें बनती हैं, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट। क्या क्या? आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट। तो सबसे पहले हम आरबीसी के बारे में पढ़ेंगे, रेड ब्लड सेल्स। हम तीनों के बनने के प्रोसेस को, यानी खून बनने के प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं? तो सबसे पहले अभी हम क्या पढ़ने वाले हैं? आरबीसी। आरबीसी का दूसरा नाम है एराइथ्रोसाइट। किसी भी शब्द के लास्ट में अगर साइट लगा हो तो उसका मतलब सेल होता है। जैसे लिम्फ की सेल को क्या बोलते हो? लिम्फोसाइट। याद रहेगा। उसी तरह मियोसिस करने वाली सेल को, अरे ये तो मियोसिस करेगी, मियोसाइट। कुछ याद आया? किसी भी शब्द में अगर लगता हो CYTE साइट, तो इसका मतलब वो सेल की बात हो रही है। तो आरबीसी का दूसरा नाम क्या है? क्या इसमें होता है न्यूक्लियस? नहीं, डू नॉट हैव न्यूक्लियस। अच्छा, इसके ऊपर, आरबीसी के ऊपर सेल मेम्ब्रेन होती है, जैसा कि हर सेल में होती है, लेकिन आरबीसी की सेल मेम्ब्रेन पे एक पिगमेंट होता है। क्या नाम है इसका? और हीमोग्लोबिन हम सबका, हम ह्यूमंस का रेस्पिरेटरी पिगमेंट है। क्या है? रेस्पिरेटरी पिगमेंट। तो हमारा खून लाल है रेड ब्लड सेल्स की वजह से। रेड ब्लड सेल्स रेड है हीमोग्लोबिन की वजह से। समझ में आ रहा है? और हीमोग्लोबिन का कलर है लाल। हीमोग्लोबिन क्या है हमारा? रेस्पिरेटरी पिगमेंट। क्या तुम ऐसा कोई जानवर बता सकते हो जिसके पास खून तो लाल है बट रेड ब्लड सेल नहीं है? ऐसा एनिमल बताओ जिसका ब्लड रेड है बट उसके पास रेड ब्लड सेल्स नहीं है। मैंने एनिमल किंगडम में बताया था आपको। गलत। उसका आंसर है अर्थवॉर्म, केचुआ। बताया तो था कि केचुए का हीमोग्लोबिन जो है वो प्लाज्मा में डिसॉल्व होता है। किस में डिसॉल्व होता है? तो अर्थवॉर्म के पास खून तो लाल है, हीमोग्लोबिन भी है, बट रेड ब्लड सेल्स नहीं होती। वो अलग एक्सेप्शन है। अभी देखो, आगे देखो क्या कह रहा है? आरबीसी, एरिथ्रोसाइट डू नॉट हैव न्यूक्लियस। और ये किसकी बात हो रही है? मैमल्स की। हम मैमल्स हैं, मैमल्स अपने बच्चों को मिल्क फीड करते हैं, मेमोरी ग्लैंड्स होते हैं मैमल्स के पास। मैमल्स में आरबीसी पे न्यूक्लियस नहीं होता, किसी भी मैमल में नहीं होता। सिर्फ 2 एक्सेप्शन है इसकी, और एक्सेप्शन इंपॉर्टेंट है। देखो जरा एक्सेप्शन कौन है? ये है एक्सेप्शन। एक है कैमल और दूसरा, एक्सेप्शन इसलिए क्योंकि बच्चों ये 2 ऐसे मैमल निकले जिनके आरबीसी में न्यूक्लियस है, बाकी किसी मैमल के आरबीसी में न्यूक्लियस नहीं होता। एक कैमल के होता है और लामा के होता है। अच्छा, ये है एराइथ्रोसाइट यानी हमारी रेड ब्लड सेल। इसका अगर शेप आप देखोगे तो ये फ्रंट व्यू है, और आपको इसमें गड्ढा नजर आ रहा होगा, ऐसी पीछे से भी है। तो 2 गड्ढे यानी 2 कनकेव, इधर से भी कनकेव और उधर से भी कनकेव। तो 2 कनकेव है तो उसको बोलेंगे बाई कनकेव। क्या बोलेंगे? डिस्क जैसा। तो बोलेंगे बाई कनकेव डिस्क लाइक। कैसा स्ट्रक्चर है एरिथ्रोसाइट का? बाई कनकेव डिस्क लाइक। और ये रेड है किसकी वजह से?
हीमोग्लोबिन क्या है हमारा? बिल्कुल सही। अभी आगे बढ़ते। एक बूंद खून कितना होता है? एक बूंद खून होता है बेटा 1 ml, और 1 ml को हम ये भी बोल सकते हैं 1 मिलीमीटर क्यूब। क्या बोल सकते हैं? और 1 मिलीमीटर क्यूब में 5.5 मिलियन आरबीसी होते हैं, यानी हमारी एक बूंद खून में 5.5 मिलियन आरबीसी, बहुत ज्यादा है, इसीलिए खून लाल है। व्हाइट ब्लड सेल भी तो होती है, बट वो इतनी नहीं होती, वो होती है सिर्फ 6000 से 8000 पर मिलीमीटर क्यूब। सबसे अधिक कौन है? रेड ब्लड सेल्स। इसीलिए ब्लड दिखने में कैसा है? रेड है। अगर दोनों इक्वल होती तो ब्लड कैसा दिखता? पिंक, है ना? रेड जितना व्हाइट उतना तो पिंक हो जाता, लेकिन हमारा ब्लड कैसा दिखता है? बिकॉज कौन है ज्यादा? रेड ब्लड सेल्स। आगे लिखा है इसमें, ध्यान से देखिए, 1 ड्रॉप ऑफ ब्लड 1 ml 1 मिलीमीटर क्यूब, और नॉर्मल आरबीसी काउंट कितना है? यस, 5.5 मिलियन, 5.5 मिलियन पर मिलीमीटर क्यूब। आगे देखिए, नॉर्मल हीमोग्लोबिन काउंट कितना होना चाहिए? नॉर्मल, ये रेंज याद रखिए, 12 से 16 ग्राम पर डेसीलीटर। डेसी का मतलब होता है 1/10 ऑफ अ लीटर। एक लीटर का 1/10वां हिस्सा, 1/10 हिस्से को बोलते हैं डेसीलीटर। तो इसका मतलब हुआ 100 ml। तो 100 ml हीमोग्लोबिन में इतना, सॉरी 100 ml ब्लड में इतना हीमोग्लोबिन तो होना ही चाहिए। डीएल मतलब डेसीलीटर, कितना एमएल हो गया? सो 100 ml ऑफ ब्लड में अगर 12 से 16 ग्राम हीमोग्लोबिन है तो आप हेल्दी हैं, नॉर्मल है, अच्छा कर रहे हैं। लेकिन अगर इससे कम है आपका हीमोग्लोबिन तो आपको अनीमिया है। क्या है? अनीमिया एक ऐसी कंडीशन होती है जब शरीर में खून की कमी हो जाती है। किसकी कमी हो जाती है? खून की कमी को बोलते हैं अनीमिया। याद रहेगा, क्या कहते हैं? अनीमिया। डेफिशिएंसी ऑफ हीमोग्लोबिन भी कह सकते हैं, डेफिशिएंसी ऑफ आरबीसी कह सकते हैं, या डायरेक्टली डेफिशिएंसी ऑफ ब्लड भी कह सकते हैं। तो अनीमिया एक कंडीशन है, इससे बचा जा सकता है बाय टेकिंग सप्लीमेंट्स। स्कूल में आपके भी मिलती होगी एक टैबलेट आयरन फॉलिक एसिड की, अधिकांश बच्चे उसे खाते नहीं, फेंक देते हैं, फेंक देते हैं बेटा, वो बड़ी काम की चीज है। क्योंकि आजकल हमारी डाइट से जो पैक्ड फूड हम लोग खा रहे हैं या जिस तरह का खाना हम खा रहे हैं, जो बच्चे हरी सब्जी खाते हैं उनके नहीं बोल रहा मैं, बाकी जो नहीं खा पाते, उनको पसंद नहीं हरी सब्जी, उनको आयरन डेफिशिएंसी बहुत हो रही है, अनीमिक है। अनीमिक होने का क्या लक्षण होता है? जो नेल्स होते हैं वो व्हाइट हो जाएंगे, शरीर में ताकत नहीं रहेगी, चिड़चिड़ा रहेगा स्वभाव, और कुछ भी काम के लिए बोलेंगे तो मना ही करेंगे, क्योंकि हमेशा सुस्ती, आलस, सोने का मन करेगा, उनकी हॉबी हो जाती है कि हमें सोना है, बस सोना। तो इसका मतलब खून की कमी है। क्या है? अनीमिया। दे डोंट हैव एनर्जी इन द बॉडी। एनर्जी कैसे आएगी? ऑक्सीजन से। ऑक्सीजन कौन ट्रांसपोर्ट करेगा? हीमोग्लोबिन, होता ही नहीं, कम है, तो फिर अनीमिया। एक मेल में कितना होना चाहिए नॉर्मल हीमोग्लोबिन काउंट? 14 से 16 ग्राम पर डेसीलीटर। और एक महिला में? औरतों के लिए कम क्यों रखी है रेंज? क्योंकि उन्हें मेंस्ट्रुअल ब्लड लॉस होता है हर महीने, इसीलिए उनके लिए थोड़ा सा इसको कम रखा गया है। कितना? 12 से। आया समझ में? चलो इसके आगे का पढ़ो। आरबीसी का लाइफ स्पेन होता है 120 दिन। 120 दिन जब पूरे हो जाते हैं रेड ब्लड सेल को, तो वो टूटने के लिए, उसका ब्रेकडाउन होने के लिए वो जाती है कब्रिस्तान में। आरबीसी का कब्रिस्तान, यानी ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी। इसको बोलते हैं स्प्लीन। क्या बोलते हैं इसको? स्प्लीन। स्प्लीन को ब्लड बैंक ऑफ द बॉडी भी कहा जाता है, क्योंकि इसमें लगभग 450 ml खून हर वक्त रहता है। मान लीजिए आपको कोई गहरा कट लग गया और काफी खून आपका बह गया, तो हॉस्पिटल जाने तक आपके अंदर इतना ब्लड रहेगा कि आपके बाकी के ऑर्गन काम करते रहे। वो ब्लड कौन रखता है अपने अंदर? स्प्लीन रखता है। इसीलिए इसको क्या बोला है? खून की कमी को क्या कहते हैं? डेफिशिएंसी ऑफ हीमोग्लोबिन। स्प्लीन यहाँ पे होता है साइड में। ओके, सीरम क्या होता है? कभी चोट लगी है आपको, कटवट लगा है, खून तो बहा होगा, तो आपने नोटिस किया होगा कि थोड़ी देर में जिस जगह से ब्लीडिंग हो रही थी वहां पे एक जेली जैसा कुछ बन गया है, उसे ब्लड क्लॉट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? और जहां पे वो जेली जैसा रेडिश ब्राउन कलर का कुछ क्लॉट बना है, वहीं पे चिपचिपा पानी टपकता है। नोटिस किया कभी? चिपचिपा पानी, ऐसा पानी गोंद जैसा, ग्लू जैसा, और वो येलोविश होता है, हल्का पीला होता है। और उसको अगर ऐसे ही छोड़ दें तो सूखकर कांच के जैसा, ग्लास जैसा कड़क हो जाता है, हार्ड हो जाता है वो पानी। तो वो पानी असल में सीरम होता है। क्या होता है वो? सीरम क्या है? सीरम हमारा ब्लड का प्लाज्मा है विदाउट क्लॉटिंग फैक्टर्स। ब्लड प्लाज्मा विदाउट, मतलब जब आपको चोट लगती है तो जहां पर चोट लगी है वहां पर ये बन जाता है क्लॉट, या फिर इसको बोलते हैं कोएगुलम। ये शुरू शुरू में कैसा होता है?
जेली लाइक, जेली जैसा। लेकिन सूख कर जब ये हार्ड हो जाता है, एकदम कड़क हो जाता है, ये पानी ब्लड को लीक होने नहीं देता। तो ब्लड की लीकेज रोकने के लिए हमारे अंदर बनता है क्लॉट, या ये बॉडी टिश्यूज के सरफेस पे बनता है, अंदर नहीं बनता, सरफेस पे बनता है। और इसमें लगभग 5 से 6 मिनट का वक्त लगता है। इस प्रोसेस को ब्लड क्लॉटिंग या फिर कोएगुलेशन ऑफ ब्लड कहते हैं। ज्यादातर जो ब्लड टेस्ट होते हैं ना, ज्यादातर वो असल में ब्लड टेस्ट नहीं होते, वो सीरम टेस्ट होते हैं। यानी आपसे कलेक्शन सेंटर वालों ने कलेक्ट किया ब्लड, कलेक्शन सेंटर कौन है, जैसे डॉक्टर लाल पैथ लैब, यहाँ थोड़ी ना टेस्ट होते हैं, यहाँ सैंपल कलेक्ट होते हैं, टेस्टिंग के लिए वो कहीं और जाते हैं, फिर रिपोर्ट आती है। तो आपसे जो ब्लड लिया इन्होंने, वो एक वैक्यूम ट्यूब में कलेक्ट करते हैं। वैक्यूम ट्यूब एक ऐसी ट्यूब होती है, सिरिंज के पीछे ही लगा होता है, इंजेक्शन लगाते हैं वो अपने, मतलब आपको खींच, आजकल वो खून खींचते नहीं है प्लंजर से, अपने आप उस ट्यूब में आ जाएगा। फिर ट्यूब में रखे रखे थोड़ी देर में खून में क्लॉटिंग हो जाएगी, नीचे क्लॉट बैठेगा, ऊपर पानी जैसा लिक्विड होगा, उस क्लॉट को फेंक देते हैं और पानी जैसा लिक्विड जो सीरम है उसको आगे टेस्टिंग के लिए भेज देते हैं। तो अधिकांश ब्लड टेस्ट में पूरा ब्लड टेस्ट नहीं होता है। क्या टेस्ट होता है? सीरम क्या है? ब्लड का प्लाज्मा विदाउट क्लॉटिंग फैक्टर। आप ऐसे भी बोल सकते हैं कि सीरम इज ब्लड माइनस, या फिर सीरम इज इक्वल टू प्लाज्मा माइनस क्लॉटिंग फैक्टर, जैसे ब्लड क्लॉट। आ रहा है समझ में? ब्लड का जो स्वाद है, खून सबने चखा ही होगा, मुंह में घाव हुए होंगे, कभी कटवट लगा होगा मुंह में। इफ यू आर अ वेजिटेरियन आपको तब भी पता होगा, हल्की सी ब्लीडिंग अगर होती है, कटवट लग जाता है, तो खून का स्वाद आ ही जाता है। तो ब्लड का टेस्ट कैसा होता है? सॉल्टी होता है, नमकीन होता है। खून का स्वाद सबने चखा है, सबके मुंह पे खून लगा हुआ है, तो स्वाद कैसा है इसका? पीएच होता है 7.3 से 7.5, हल्का एल्कलाइन। एक 70 किलो के आदमी के अंदर लगभग 5.5 लीटर ऑफ ब्लड होता है। लगभग कितना होता है? 5.5 लीटर। और बेटा 1 ml, वही मैं फिर से रिवाइज करा रहा हूँ, 1 ml का मतलब कितना है? 1 मिलीमीटर क्यूब, यानी कि 1 ड्रॉप ऑफ ब्लड। इसमें कितनी आरबीसी होती है? 5.5 मिलियन आरबीसी होती है। तो सारी की सारी जो ब्लड सेल्स है, चाहे वो आरबीसी हो, चाहे वो डब्ल्यूबीसी हो या प्लेटलेट, सब पैदा कहाँ होते हैं? इसीलिए बोन मैरो को क्या कहते हैं? हीमोपोएटिक टिश्यू। इसका मतलब हमारी बोन्स डेड नहीं है, बोन्स में भी लाइफ है। आप जैसे सोचते हैं ना कि जैसे नाखून है, हमारे बाल है, हमारे हड्डियां भी ऐसी होती होंगी, नहीं। कभी किसी बोन को, हड्डी को नजदीक से देखना, बोन में, हड्डी में आपको छोटे छोटे छेद नजर आएंगे, छोटे छोटे छेद। वो छेद इसलिए होते हैं ताकि वहां से ब्लड की सप्लाई हो सके। कहाँ हो सके? बोन के अंदर। और जो लोग नॉनवेज खाते हैं उनको पता होगा कि बोन के अंदर खाने लायक टिश्यू होता है, खाते हो? तो बोन के अंदर क्या होता है? नली बोलते हैं उसको, क्या बोलते हैं? नहारी? नहीं खाते नॉनवेज? खाते तो होगा, नली बोलते हैं ना, टेस्टी होती है, ठीक। तो बोन के अंदर होता है वो टिश्यू, पूरा नाम क्या तुम्हारा? अच्छा, इसमें किसी को नहीं छोड़ा, सब खाया इसने। क्या क्या? मटन, चिकन, प्रॉन्स, तो खाओ, ट्राई करो प्रॉन्स भी। अब तो सब मिल रहा है, डिलीशियस ऐप आ गई है। तो बोन मैरो क्या क्या बनाता है भाई? आरबीसी और प्लेटलेट्स। आपने कभी ब्लड टेस्ट रिपोर्ट देखी किसी की? उसमें ना टीएलसी लिखा आता है। टीएलसी बोले तो टोटल ल्यूकोसाइट काउंट। क्या होता है? कैसे पता लगेगा किसी की ब्लड टेस्ट से कि इसको इन्फेक्शन है या नहीं है? अगर उसका टीएलसी बढ़ा हुआ है, यानी नॉर्मल व्हाइट ब्लड सेल से ज्यादा व्हाइट ब्लड सेल से, ये तो अच्छी बात है ना, व्हाइट ब्लड सेल नहीं है अच्छी बात नहीं है। व्हाइट ब्लड सेल, अब जैसे पुलिस है फॉर एग्जांपल, सोसाइटी में, हमारे समाज में, हमारे स्टेट में पुलिस है, ठीक है, लेकिन कहीं पर मान लो 100-200 पुलिस वाले एक साथ खड़े हो, तो डाउट पैदा होगा ना, कुछ हुआ, कांड हो गया यहाँ पे। आई बात समझ में? पुलिस होनी चाहिए, ठीक है, लेकिन बहुत ज्यादा नहीं होनी चाहिए ना। तो उसी तरह हमारी बॉडी में व्हाइट ब्लड सेल्स हैं। एक ड्रॉप ऑफ ब्लड में, एक बूंद खून में, 1 ml खून में 6000 से 8000 है। कितनी है? 6000 से 8000 पर मिलीमीटर क्यूब। लेकिन अगर इससे बढ़कर आ रहा है, रिपोर्ट में ज्यादा आ रहे हैं, तो इसका मतलब पक्का कोई इन्फेक्शन हो गया है। तभी व्हाइट ब्लड सेल्स मल्टीप्लाई करती है ड्यूरिंग एन इन्फेक्शन। तो टीएलसी का मतलब क्या होता है? टोटल ल्यूकोसाइट काउंट। तो नॉर्मली अगर आप हेल्दी है, कोई इन्फेक्शन नहीं है आपको, तो आपके एक बूंद खून में कितना व्हाइट ब्लड सेल रहेगा? 6000 से 8000। जैसे आरबीसी था रेड ब्लड सेल, ऐसी डब्ल्यूबीसी को बोलते हैं व्हाइट ब्लड सेल या फिर ल्यूकोसाइट। क्या बोलते हैं? इसमें ल्यूको का मतलब क्या है? ल्यूको का मतलब होता है कलरलेस, जिसका कोई कलर नहीं होता, जिसका कोई कलर नहीं होता उसको ल्यूको बोलेंगे।
और जो व्हाइट ब्लड सेल्स है उनका काउंट कितना है, 6000 से 8000। अब इसमें छोटे छोटे दाने दिखे आपको, स्पॉट्स, ये असल में ग्रेन्यूल है। क्या है ये? और ये छोटे छोटे दाने को बोलते हैं लाइसोसोम। क्या बोलते हैं इनको? अब जिसमें छोटे छोटे दाने हैं, दाने हैं, दाने हैं, तीनों में है, तो इन तीनों सेलों को आप क्या बोलेंगे? ग्रेन्युलोसाइट। और आगे देखो ना, इस सेल में कोई दाने हैं ना इन सेलों में कोई दाने होते हैं छोटे छोटे, तो इन सेलों को बोलेंगे ए ग्रेन्युलोसाइट। तो इसका मतलब जितनी भी व्हाइट ब्लड सेल्स हैं वो मोटा मोटा दो तरह की है। कितने तरह की? ग्रेन्युलोसाइट और ग्रेन्युलोसाइट भी तीन तरह की होती है, इओसिनोफिल, बेसोफिल, न्यूट्रोफिल। इओसिनोफिल कौन है? इओसिनोफिल वो सेल है जो इओसिन नाम की एसिडिक डाई से स्टेन होते हैं। फिर से बोल रहा हूं, वो सेल्स जो इओसिन नाम की एसिडिक डाई से स्टेन होते हैं उनको बोलते हैं इओसिनोफिल्स। फिल का मतलब है पसंद करना, बोलते हैं ना हम लोग हाइड्रोफिलिक। तो उसी तरह जिसको इओसिन डाई पसंद है वो इओसिनोफिल, जिसको बेसिक डाई पसंद है बेसोफिल, और जिसे न्यूट्रल डाई पसंद है वो न्यूट्रोफिल। तो नाम इनके डाई के हिसाब से पड़े। पहचानेंगे कैसे हम लोग? बहुत आसान है। जिसके न्यूक्लियस में दो लोग होंगे, दो टुकड़े होंगे, उसे बोलेंगे इओसिनोफिल। जिसके न्यूक्लियस में तीन लोब होंगे उसे बोलेंगे बेसोफिल। और जिसके न्यूक्लियस में तीन से ज्यादा लोब होंगे उसे बोलेंगे न्यूट्रोफिल। क्या बोलेंगे? क्योंकि न्यूक्लियस में तीन से ज्यादा लोब है तो इसका एक और नाम रखा है PMNL। बोलो PMNL। P फॉर पॉली, M से मॉर्फो, N से न्यूक्लियर, L से ल्यूकोसाइट। पूरा बोलेंगे एक साथ, क्या? पॉलीमॉर्फो न्यूक्लियर, न्यूक्लियस नहीं, न्यूक्लियर ल्यूकोसाइट। पॉलीमॉर्फो न्यूक्लियर ल्यूकोसाइट एक ऐसी सेल जिसमें न्यूक्लियस में लोब बहुत सारे हैं। पॉली का मतलब क्या होता है? बहुत सारे। आपके पास ब्लड में सबसे ज्यादा जो व्हाइट ब्लड सेल है, ध्यान से सुनो, मैं सबसे ज्यादा सेल नहीं बोल रहा हूं, सबसे ज्यादा सेल तो आरबीसी है। व्हाइट ब्लड सेल में जो सबसे ज्यादा है वो यही है, न्यूट्रोफिल्स। 60 से 65% सबसे ज्यादा है। इनको पस सेल भी बोलते हैं क्योंकि आपकी बॉडी में जब भी कहीं पस बनता है, फोड़ा होता है, फंसी होती है, पस बनता है, तो वो व्हाइट व्हाइट जो पस होता है ना, उसमें लाशें भर भर के इन्हीं की होती है। यस, यही होते हैं फ्रंट पे जो लड़ने सबसे पहले पहुंच जाते हैं। कोई भी इंफेक्शन होता है बाहर से, ये सबसे पहले हम देखेंगे कौन है। और ऑफकोर्स लड़ाई होती है तो दोनों साइड डैमेज होगा, मारी भी जाती है हमारी व्हाइट ब्लड सेल्स। जहां भी पस होगा, पस में कौन सी सेल होती है बेटा? न्यूट्रोफिल्स। दे आर आल्सो नोन एज पस सेल। और ये कैसी डाई से स्टेन होते हैं? न्यूट्रल डाई से स्टेन होते हैं। इनका नेचर है फेगोसाइटिक, ये दूसरे को खा जाते हैं, निगल जाते हैं। जैसे अमीबा देखा है आपने, वो जाता है सूडोपोडिया निकालता है, निगल जाता है, तो वही स्वभाव है इनका, वही नेचर है। ये अपने से छोटे बैक्टीरिया, पैथोजन, डेड सेल्स को, डेड सेल मतलब हमारी ही बॉडी की मरी हुई सेल्स को, बीमार सेल्स को खा जाती है। आप ऐसे समझो जैसे घर के पास कूड़े की गाड़ी आती है ना कचरा इकट्ठा करने, उसी तरह ये आपकी बॉडी में घूमते रहते हैं न्यूट्रोफिल्स। जहां भी कोई डेड सेल है, पुरानी सेल है या कुछ कचरा पड़ा है, उसे अपने अंदर समा लेते हैं, डाइजेस्ट कर लेते हैं। न्यूट्रोफिल्स बॉडी को एकदम क्लीन रखता है अंदर से। जैसे एक मेल जब फीमेल के साथ कॉइटस करता है, सेक्सुअल इंटरकोर्स करता है, तो फीमेल की बॉडी में क्या रिलीज करता है? सीमन। सीमन में क्या होते हैं? स्पर्म्स। पता है कितने स्पर्म देता है सिंगल मेटिंग में? 200 से 300 मिलियन, बहुत ज्यादा ही है। और फर्टिलाइजेशन करने के लिए काफी है सिर्फ। तो बाकी सबका क्या होता है? बाकी सारे स्पर्म्स को खा जाती है कौन? न्यूट्रोफिल्स। और ऐसा करके बॉडी को अंदर से क्लीन रखती है। और क्या एग्जांपल, जैसे आप क्रिकेट खेलने गए दोस्तों के साथ, लेदर की बॉल से पैर पे लग गई बहुत जोर से, नीला निशान बन गया। अब वो नीला निशान क्यों बना है? क्योंकि जहां पे बॉल जोर से लगी है वहां पे हो सकता है मांस फट गया हो, वहां पे ब्लड वेसल्स फट गई हो और अंदर ही अंदर खून लीक हो गया, यानी हैमरेज हो गया। क्या हो गया? तो ब्लड क्लॉट बना। अब वो ब्लड क्लॉट लाइट के रिफ्लेक्शन की वजह से, त्वचा के नीचे है ना, स्किन के नीचे, चमड़ी के नीचे, तो लाइट के रिफ्लेक्शन की वजह से वो नीला दिखता है, नीला होता नहीं है। आप ब्लेड मार के, चीरा मार के देख लो, अंदर कुछ नीला नहीं निकलेगा, वो बाहर से नीला दिखता है। उसी तरह जब आप बाथरूम में अपने आप को देखते हो नहाते वक्त, तो नोटिस करना आपको कुछ नसें हरी नजर आती है अपनी बॉडी पे। वो हरी नहीं होती, वो लाइट के रिफ्लेक्शन की वजह से आपको हरी नजर आती है। कोई नस हरी नहीं होती। लाइट इस तरीके से टकराती है और रिफ्लेक्ट होकर आपकी आंखों पे आती है, आपको लगता है तो हरी नस है। नस हरी नहीं होती और ना ही नीली होती है, रेड ही होती है। तो जो वो नीला निशान बना, जो बॉडी में नीला निशान बना, वो 1 हफ्ते के अंदर गायब हो जाता है।
और ज्यादा गहरा है तो ज्यादा से ज्यादा 10 दिन में, लेकिन बिल्कुल साफ पहले ऐसा हो जाएगा। कौन खाएगा उन डेड सेल्स को, उस ब्लड क्लॉट को साफ कौन करेगा? कोई भी डैमेज बॉडी के अंदर होती है उसे क्लीन करेगा, साफ कौन करेगा? न्यूट्रोफिल्स। ये है ही सबसे ज्यादा। और इनका नेचर कैसा है? इनका नेचर है फेगोसाइटिक। कैसा नेचर है? फेगोसाइटिक का मतलब ये अपने से छोटी सेल्स को खा जाते हैं। और ऐसे ही नहीं कि किसी को भूख लगी तो खा गए, नहीं, ये खाते हैं पैथोजेंस को, डेड सेल्स को, है ना, बीमार सेल, अगर कोई सेल काम ठीक से नहीं कर पा रही है ना, उसकी एज हो गई तो उसको निपटा देगी, साफ कर देगी। अब बात करते हैं इन दोनों की। इन दोनों में बेसोफिल बड़ी बदमाश सेल है। बदमाशी इसलिए क्योंकि ये आपकी बॉडी में इन्फ्लेमेटरी रिएक्शंस, एलर्जिक रिएक्शंस पैदा करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, आपने कुछ फूलों को सूंघा और सूंघने के बाद उनके पोलन ग्रेन आपकी नाक में गए, फिर आप छींकते छींकते 1 घंटा हो गया, आपको नाक लाल होगी, आंखों से आंसू हो रहा है, आंखें भी लाल हो गई, तो वो हालत जो आपकी हुई है उसमें रिस्पॉन्सिबल है बेसोफिल। बेसोफिल का एक और नाम है मास्ट सेल। क्या नाम है? मास्ट सेल नाम है इसका। ये खुद तो बड़ी मस्त रहती है लेकिन हमारी ऐसी तैसी करके रखती है, और ये बहुत कम है बॉडी में। सबसे कम जो व्हाइट ब्लड सेल है ना वो यही है, 0.5 से 1%। और अच्छा है इतनी कम है, ज्यादा होती तो और ऐसी तैसी कर देती। तो सबसे कम जो हमारी बॉडी में सेल है व्हाइट ब्लड सेल, वो कौन सी है? बेसोफिल। कितनी है? 0.5 से 1%। इसकी पहचान क्या है? इसके न्यूक्लियस में है 3 लोब। कितने लोग हैं? बेसोफिल यानी कि मास्ट सेल बेसिक डाई से स्टेन होती है, तभी तो इसका नाम है बेसोफिल। ये आपके अंदर एलर्जिक रिएक्शंस करवाती है। जैसे मान लो आपकी आंख में हल्की सी इरिटेशन हुई और आपने ऐसे उंगली रखी और ऐसे ऐसे करके आंखों को ऐसे मल दिया, थोड़ी देर में आंख एकदम लाल हो जाती है। तो वो रेडनेस ऑफ आई जिसने बढ़ाया वो यही है। कौन? बेसोफिल। आखिर ये ऐसा करती कैसे? ये ना 2 केमिकल बनाती है, हिस्टामीन और सेरोटोनिन। क्या क्या? हिस्टामीन। ये दोनों केमिकल हिस्टामीन और सेरोटोनिन आपकी बॉडी में रेडनेस बढ़ाते हैं, पेन बढ़ाते हैं, स्वेलिंग बढ़ाते हैं और हीट बढ़ाते हैं। मैं जो 4 चीजें बोल रहा हूँ ना, ये इन्फ्लेमेशन के लक्षण है। इन्फ्लेमेशन का मतलब होता है बॉडी के किसी भी पार्ट में ये 4 चीजों का होना, रेडनेस, पेन, स्वेलिंग और हीट। आप इसको थोड़ा रिलेट करना। अगर आपको कभी भी फोड़ा हुआ है, फोड़े फुंसी कुछ जैसा हुआ है, तो नोटिस करना जिधर फोड़ा हुआ था वो लाल हो गया इससे, उधर पेन होता है छूने पे, स्वेलिंग होती है, थोड़ा सूज गया, बम्प्स आ गया, और वो गर्म भी रहता है, हीट। 4 चीजें क्या क्या? रेडनेस, पेन, स्वेलिंग, हीट। ये बढ़ा देते हैं सिम्टम्स को। कौन बढ़ा देता है? हिस्टामीन और सेरोटोनिन। सारी बुराइयां ये है कि कुछ अच्छाई भी है इसमें। अच्छाई भी है, एक अच्छाई है। अच्छाई ये है कि ये आपकी नसों में कहीं पर भी ब्लॉकेज होने नहीं देता। मैं कोलेस्ट्रॉल वाली ब्लॉकेज की बात नहीं कर रहा, वो तो नहीं खोल सकता ये खोलता है वो ब्लॉकेज जो अननेसेसरी क्लॉटिंग से होती है। ब्लड क्लॉटिंग एक अच्छी बात है भाई, खून वेस्ट होने से बच रहा है, बढ़िया है ना, ब्लड क्लॉटिंग होनी चाहिए, लेकिन ब्लड क्लॉटिंग बेवजह नहीं होनी चाहिए। आप शांत बैठे हो आराम से और आपकी नस में क्लॉट बन गया, वो क्लॉट खून में बहते 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 आपके ब्रेन के किसी हिस्से में जाके रुक गया, ब्रेन के उस हिस्से में ब्लड जाना बंद हो गया, स्ट्रोक पड़ेगा, पैरालिसिस, डेथ भी हो सकती है। तो ब्लड क्लॉटिंग इज रिक्वायर्ड ओनली व्हेन इंजरी अकर्स, नॉट ऑलवेज। हमेशा नहीं चाहिए ब्लड क्लॉटिंग। कब चाहिए? जब कोई इंजरी हुई है, ट्रॉमा हुआ है। अननेसेसरी क्लॉटिंग होगी तो हमारी जान पे आफत आएगी। तो उस अननेसेसरी क्लॉटिंग की ऐसी तैसी करने के लिए इसके पास एक केमिकल है, उसका नाम है हेपेरिन। क्या नाम है? हेपेरिन। समझो, हेपेरिन एक हॉर्न की तरह है। बेसोफिल एक गाड़ी है, इसका हॉर्न इतना पावरफुल है, कितना भी जाम लगा एक बार पोंग पोंग कर देना तो जाम खुल जाता है सारा आगे तक। तो वो हॉर्न कौन सा है इसके पास? हेपेरिन। क्या नाम है? आ रहा है समझ में? हेपेरिन एक ऐसा केमिकल है जिसके निकलते ही जहां भी जाम लग रहा होगा ना, जैसे जाम लग गया आगे, आरबीसी भी फंस गई जाम में, प्लेटलेट भी फंस गए जाम में, डब्ल्यूबीसी भी फंस गई, सब जाम में खड़े, बेसोफिल भी खड़ी, पूछी क्या क्या हो गया आगे, तो सेल्स बता रही है अरे वो क्लॉटिंग हो गई आगे। तो बेसोफिल कहती है हटो जरा, हटना, मैं देखती हूँ। और वो छोड़ती है केमिकल। कौन सा केमिकल? और हेपेरिन क्या है? एक ये क्लॉट को डिसॉल्व कर देता है और ब्लड सप्लाई को रीस्टैब्लिश कर देता है। तो लाइफ सेविंग हुआ ना। पर ये अच्छी बात थोड़ी है, ऐसे मतलब ये दंगे फसाद करना, रेडनेस, पेन, स्वेलिंग, हीट बढ़ाना, एलर्जिक रिएक्शंस को बढ़ाना, ये क्यों करता है? एलर्जी तो अच्छी चीज नहीं है, उससे हम ही को डिफिकल्टी होती है। देखो ये ना बॉडी का एक तरीका है अटेंशन पाने का। कैसी अटेंशन? भाई हमारी बॉडी में बहुत सारी व्हाइट ब्लड सेल्स हैं, हमारी बॉडी में बहुत सारी व्हाइट ब्लड सेल्स हैं, और वो हर जगह सारी की सारी एक साथ तो पहुंच नहीं सकती। तो ये 2 केमिकल्स की मदद से ऐसे हालात क्रिएट किए जाते हैं बॉडी के किसी खास हिस्से में, इमरजेंसी सिचुएशन, जिससे बॉडी के इम्यून सिस्टम का ध्यान केंद्रित होता है। ओ इस जगह लफड़ा हुआ है, भेजो सबको। अगर ये हिस्टामिन और सेरोटोनिन दंगा फसाद नहीं करेंगे तो
उस जगह पे वुंड हीलिंग, जो भी चोट लगी है कुछ भी नुकसान है, वो जल्दी ठीक, तो एक तरीके से आंदोलन कर देते हैं, ठीक है। आंदोलन करना अच्छी बात है, लेकिन तोड़फोड़ करना, पब्लिक प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाना तो गलत है ना। लेकिन ये दोनों करते हैं ऐसा। कौन कौन? हिस्टामिन और, तभी तो ब्रेकिंग न्यूज में आएंगे। और जब एक बार ब्रेकिंग न्यूज में आ गए, सारी व्हाइट ब्लड सेल की नजर इन पे, अच्छा ज्यादा हो रहा है, सब पे सारी पहुंच जाती है वहां पे, और जो प्रॉब्लम है उसे ठीक कर देती है। तो सबसे कम जो आपके पास व्हाइट ब्लड सेल है उसका नाम क्या है? वैसो, क्या नाम है इसका? ये कितनी होती है? 0.5 से 1%। न्यूक्लियस में कितने लोग हैं? और ये करवाती है, इंड्यूस मतलब करवाती है कैसी रिएक्शन? कौन से दो केमिकल बना के? अच्छा, ये एक और केमिकल बनाती है, क्या नाम है? जो कि क्या है? इसके बनते ही ब्लड का क्लॉट खुल जाएगा और खून के लिए रास्ता बन जाएगा। अच्छा, फिर आती है यूसिनोफिल। अभी मैंने आपको बोला था कि आंख में हल्की सी खुजली हुई, अपने आंख को मल दिया और थोड़ी देर बाद ठंडे पानी से आपने आंख धोई, 10-15 मिनट का वेट किया, रेस्ट किया, फिर नॉर्मल हो गई, रेडनेस कम हो गई और 1 घंटे में तो बिल्कुल नॉर्मल हो गई पहले जैसे। तो एलर्जिक रिएक्शंस को कम कौन करता है? ये करते हैं इओसिनोफिल। इओसिनोफिल क्या करते हैं? रिड्यूस इन्फ्लेमेशन एंड एलर्जिक रिएक्शंस। तो अगर बढ़ाने वाले हैं तो घटाने वाले भी। अगर आंदोलन के नाम पे कोई तोड़फोड़ करेगा तो उन्हें तोड़ने वाले भी समाज में हैं। दोनों तरह के लोग, समझ में आ रही बात? ये बदमाशी करने वाले हैं तो बदमाशों को निपटाने वाले भी। और कमाल की बात देखो, बदमाश कम है, उन्हें निपटाने वाले ज्यादा है। कितने? 2 से। इसका मतलब ये कभी भी इन पे हावी नहीं हो सकती। बस क्या कि वो शरीफ है, कुछ कहते नहीं है, उतनी देर में उनको मौका मिल जाता है बदतमीजी करने का, तो जब उन्हें पता लगता है तो उन्हें छोड़ते नहीं। कौन? इओसिनोफिल्स। देख रहे हो, हम सोचते हैं हमारी लाइफ में कलेश है, हमारे अंदर इतना कलेश है। देख रहे हो क्या चल रहा है लाइफ, है ना? हम सोच रहे हैं हमारे साथ ये हो रहा है, वो हो रहा है, हमारे अंदर भी पॉलिटिक्स चल रहा है भाई। किसी को लफड़ा करना है, किसी को लफड़ा करने वाले को पीटना है, किसी को कुछ नहीं आता, मुंह खोल के बस चबा जाना है, मुंह खोलो निकल जाना है दूसरे को, बस ज्यादा नहीं पूछना, इफ बट कुछ नहीं। आप कौन, मैं कौन, मुंह खोला, आओ अंदर आओ चुपचाप चलो। ये कौन है? न्यूट्रोफिल्स। तो इओसिनोफिल जो है वो एसिडिक डाई से स्टेन होती है, जिसका नाम है, इनका काम है रिड्यूस करना, किसको? या फिर ये होती कितनी परसेंट है? ओके, और सबसे कम कौन सी सेल होती है, जिनका दूसरा नाम क्या है? ये स्टेन होती है कैसी डाई से? ये करवाती है कैसी रिएक्शन? कौन से दो केमिकल बना के? और ये प्रोड्यूस करती है केमिकल, क्या नाम है? जो कि क्या है? और लास्ट में न्यूट्रोफिल्स। न्यूट्रोफिल्स कितनी परसेंट है? तो अगर आपसे पूछा जाए विच इज द मोस्ट अबंडेंट व्हाइट ब्लड सेल, कौन है जो सबसे ज्यादा पाई जाती है व्हाइट ब्लड सेल, तो आंसर है न्यूट्रोफिल्स। और न्यूट्रोफिल किस कैटेगरी में आती है? ग्रेन्युलोसाइट। सो न्यूट्रोफिल का एक और नाम है क्या? कैसी डाई से स्टेन होती है? नेचर कैसा है इसका? ये खा जाती है किसको? डेड, डैमेज, इंफेक्टेड बॉडी सेल्स एंड आल्सो द, समझ लो। तो ये तीनों सेलों में क्या कॉमन है? ग्रैन्यूल्स। क्या कॉमन है? तभी तो नाम है। और वो ग्रैन्यूल असल में क्या है? लाइसोसोम से। देखो, ये एक अमीबा है, अमीबा जैसे फूड पार्टिकल को खा रहा है, ऐसे ही न्यूट्रोफिल्स पैथोजन को खा जाती है। और ये जो आपको दिख रहा है ना, ये प्रोसेस होता हुआ, इसको बोलते हैं फेगोसाइटोसिस। क्या बोलते हैं? या फिर सेल ईटिंग इज द प्रोसेस ऑफ सेल ईटिंग अनदर स्मॉलर सेल। और ऐसा करने वाली हमारी न्यूट्रोफिल तादाद में कितनी है? 60 to 65% ऑफ ब्लड या 60 to 65% ऑफ टीएलसी। टीएलसी, व्हाट इज टीएलसी? टोटल ल्यूकोसाइट काउंट। और वो है कितना? 6000 से 8000। उस 6000 से 8000 सेल में 60 से 65% कौन है? न्यूट्रोफिल्स। और इनका स्वभाव, इनका नेचर है फेगोसाइटिक, क्योंकि ये करती है फेगोसाइटोसिस। न्यूट्रोफिल को हम लोग और क्या बोलते हैं? पूरा बोलो। क्योंकि इनके न्यूक्लियस में लोब ज्यादा है ना, बहुत सारे हैं, तो बहुत सारे को बोलते हैं पॉली। पॉली मींस मैनी। फिर आते हैं ए ग्रेन्युलोसाइट। ए ग्रेन्युलोसाइट मतलब जिसमें ग्रेन्यूल नहीं होता। तो जिसमें ग्रेन्यूल नहीं होता उनको बोलेंगे ए ग्रेन्युलोसाइट। ये दो तरह की होती है, लिम्फोसाइट और मोनोसाइट। देखिए, ये है लिम्फोसाइट और वो है मोनोसाइट। लिम्फोसाइट दो तरह की होती है, बी सेल्स और टी सेल्स। बेटा, बी सेल्स उनको बोलते हैं जो आपके बोन मैरो में मैच्योर होती है, बोन मैरो मतलब हड्डियों के अंदर। और टी सेल्स उनको बोलते हैं जो थाइमस में मैच्योर होती है। कहां पे?
थाइमस कहाँ होता है? आपकी चेस्ट के हड्डी है ना बीच में, उसके नीचे एक लोब शेप ग्लैंड होता है, थाइमस बोलते हैं उसको। तो थाइमस में जो मैच्योर होगा उसको बोलेंगे टी लिम्फोसाइट। क्या बोलेंगे? जो बोन मैरो में मैच्योर होगा उसको बोलेंगे। दोनों का काम करने का तरीका अलग है। जो टी लिम्फोसाइट है वो खुद पैथोजन के पास जाके, बिल्कुल नजदीक जाकर के चाटा, दूसरा चाटा, लात घुसे, कूटना चालू, मतलब डायरेक्ट एक्शन लेती है खुद पास जाके। कौन? टी लिम्फोसाइट। और वो जो बी लिम्फोसाइट है वो इतने पास जाके अपने हाथ गंदे नहीं करती, ठीक है? वो ऐसे बंदूक निकालती है, लोड करती है और दूर से धाए धाए धाए, मतलब क्या, एंटीबॉडी बना के मारती है। तो इसका मारने का अलग है अंदाज। किसका? बी लिम्फोसाइट, क्योंकि ये प्रोड्यूस क्या करती है? एंटीबॉडीज। एंटीबॉडी का मतलब इम्यूनोग्लोबुलिन्स। और कौन डायरेक्टली जाके फाइट करती है? टी लिम्फोसाइट डायरेक्टली फाइट्स विद द पैथोजन। दोनों का तरीका अलग है और दोनों के नाम पे मत जाना। नाम पे क्या है? लिम्फोसाइट। कहीं आप ये सोच लो कि सर ये तो लिम्फ में पाई जाती होगी, बस नहीं, लिम्फ में मिलती है, ब्लड में भी मिलती है। इसका नाम लिम्फोसाइट है, इसका मतलब ये नहीं कि सिर्फ लिम्फ में होगी, ब्लड में भी होती है। ब्लड और लिम्फ दोनों में होती है। कौन सी से? परसेंटेज कितना? 20 से 25। और फिर आती है मोनोसाइट। मोनोसाइट आपके शरीर की सबसे बड़ी व्हाइट ब्लड सेल है। आपको सर हम तो मैक्रोफेज सुना था, ये नया नाम सुन रहे हैं आज? नहीं, एक ही चीज है। मोनोसाइट ही लार्जेस्ट व्हाइट ब्लड सेल है और ये 6 से 8% होती है, बहुत बड़ी होती है। लेकिन अगर ये 48 घंटे 48 आवर्स के लिए आपकी ब्लड में आ जाए तो इसकी शेप चेंज हो जाती है, राक्षस जैसी बन जाती है, इसके हाथ पैर निकल आते हैं। ये देखो, ये राक्षस जैसे हाथ पैर जो निकल आया ना, ये किसकी शेप है? मैक्रोफेज। तो मोनोसाइट ही बन जाती है क्या? कब? अगर ये 48 आवर्स कहां रहे आपके ब्लड में। मोनोसाइट क्या है? बॉडी की लार्जेस्ट। इट इज ऑल्सो नोन एज। और मैक्रोफेज की चाल कैसी है, चलते कैसी है? ये चलती है अमीबा की तरह। तो क्या बोलेंगे हम लोग? ये याद रखना है आपको, क्योंकि हमारे लिए आगे एक चैप्टर है लोकोमोशन एंड मूवमेंट। वहां पे बताया गया कि ह्यूमन बॉडी में 3 तरह का मूवमेंट है, सिलियरी मूवमेंट, अमीबॉइड मूवमेंट और मस्कुलर मूवमेंट। कितने तरह का मूवमेंट है? 3 तरह का। तो ये कैसा मूवमेंट हुआ? अमीबा के जैसा। क्या बोलेंगे इसको? किसके अंदर देखा जाता है? और मैक्रोफेज खा जाती है दूसरों को, तो ये कैसी सेल हुई? आ रहा है समझ में? इन दोनों में क्या कॉमन है बताओ, लिम्फोसाइट और मोनोसाइट में? दोनों में ग्रैन्यूल नहीं होते, इसलिए इनको क्या बोलते हैं? और जिनमें ग्रैन्यूल थे उनको क्या बोलते हैं? एक बार फिर से, ए ग्रैन्युलोसाइट कितने तरह के होते हैं? पहला लिम्फोसाइट कितना परसेंट है? जो लिम्फोसाइट बोन मैरो में मैच्योर हो उसे क्या बोलते हैं? कैसे अटैक करती है? एंटीबॉडी बनाकर। और जो डायरेक्टली जाके पैथोजन से भिड़ जाए वो? आ रहा है समझ में? हम जब अपनी बॉडी में कोई ऑर्गन लगवाते हैं, बाहर से ऑर्गन ट्रांसप्लांट होता है, तो कई बार बॉडी उस ऑर्गन को रिजेक्ट कर देती है। तो उसके लिए जिम्मेदार यही है, कौन सी सेल्स? टी लिम्फोसाइट। और जो खा जाए पैथोजन को, जैसे न्यूट्रोफिल खाती है वैसे ही, बस न्यूट्रोफिल साइज में छोटी है, मैक्रोफेज बड़ी है। नेचर दोनों का वही है, खाऊ किस्म के हैं, मतलब खा जाते हैं दूसरे को। और प्रोसेस को क्या बोलते हैं? फेगोसाइटोसिस। तो जब मैक्रोफेज बनता है शुरू शुरू में, तो वो किस नाम से जाना जाता है? और वो अगर 48 घंटे के लिए ब्लड में आ जाए तो वो क्या बन जाएगा? इसकी चाल कैसी होती है? अमीबा की तरह होती है। आया समझ में? कोई डाउट इसमें? बहुत, इतना आज के लिए, बाकी करेंगे नेक्स्ट क्लास में।